हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो क्या करना है आज? एफबीओ, गेट इक्विप टू जेई एडवांस। कोई एफबीओ बोल रहा है, कोई गेट इक्विप टू जेई एडवांस बोल रहा है, कोई पैसेज बोल रहा है, कोई वीरियल गैस इक्वेशन बोल रहा है। सर मेन टॉपिक्स रिवाइज, एक टॉपिक रिवाइज की बात कर रहा है, तो क्या करें? दिस एफबीओ का 78 टू 82। सर पैसेज ऑफ गेट इक्विप टू एडवांस, गेट इक्विप टू मेंस, रिवाइज, यूडियोमेट्री। क्या कराएं भाई? कोई एक चीज डिसाइड करो। एक कोई भी चीज डिसाइड करो और बताओ फटाक से। सब लोगों का अपना अपना चल रहा है। एफवीओ का 83 टू 80। भाई क्या करने हैं यार? सर वी विल लीव अराउंड 8 बिकॉज वी हैव अनदर डाउट लेक्चर ऑफ मैथ, सो प्लीज सर डू एफ। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार। कोई एफवीओ बोल रहा है, कोई गेट इक्विप टू जे एडवांस बोल रहा है। क्या कराएं? एफवीओ फुल। एफवीओ कराया हुआ है एलिना ऑलरेडी। केटीजी का एफवीओ लास्ट टाइम करा दिया था डिस्कस। केटीजी का यूडियोमेट्री एंड एफबीओ लास्ट वीक हमने डिस्कस कर लिया है। तो जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो एक बार रिकॉर्डिंग देख ले लास्ट वीक का। तो एफबीओ का ये एफबीओ का हमने ऑलरेडी कर लिया था। चलो, एफबीओ जो है यूडियोमेट्री एंड केटीजी हो गया था ना, आगे वाला एफबीओ कर लेते हैं। एफबीओ का रियल गैस इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो कर लेते हैं फिर। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन वाला पार्ट जो बचा हुआ है वो कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे का कर लेंगे, गेट इक्विप्ड वगैरह कर लेंगे। ठीक है, पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं, देन गेट इक्विप्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। सो स्टार्ट करें? स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें? ओके, सो एफवीओ का कहां से स्टार्ट करें बोलो?
71 तक हमने लास्ट टाइम करा दिया था, आगे का बोलो। 71 हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम करा दिया था। 72 ओके। 80 तक क्या क्या डाउट है बोलो, 80 तक। प्लीज डू ऑल, वाह वेरी गुड, प्लीज डू ऑल। ठीक है भाई, सब कर लेते हैं, कभी तो खुद से भी कर लिया करो। तो 72 के बाद, सॉरी 71 तक हो गया था, 72 सारे ही करा रहे हैं, यस सारे करा रहे हैं। तो 72 किधर है, 1 मिनट, हाँ। सो 72 में क्या, कंप्रेसिव फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस, यार इजी है ये तो। कंप्रेसिव फैक्टर फॉर आइडियल गैस क्या होगा, व्हाट इज जेड, जेड होता है वी रियल डिवाइड बाय वी आइडियल, ठीक है, वी रियल डिवाइड बाय वी आइडियल या पी रियल बाय पी आइडियल। तो ऑब्वियसली फॉर आइडियल गैस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर आइडियल गैस जेड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ओके। सो आइडियल गैस के लिए जेड 1 होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 73, द कंप्रेसिव फैक्टर फॉर हीलियम एज ए रियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अलग अलग केस सर ने बताए होंगे। हमें पता है कि फॉर हीलियम गैस अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वीक होते हैं, ठीक है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। तो वीक अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से हम क्या करते हैं, ए को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ए को अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर में ए को नेग्लेक्ट कर दिया, बचा क्या, वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो यहां से पीवीएम माइनस पीबी इज इक्वल टू आर टी हो गया। नाउ डिवाइड बाय आर टी अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पीवीएम बाय आर टी माइनस पीबी बाय आर टी इज इक्वल टू 1 एंड पीवीएम बाय आर टी इज नथिंग बट जेड। तो जेड क्या हो जाएगा, 1 प्लस पीबी बाय आर टी, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है सभी को। देखते हैं आयुष, पहले ये वाला कर लेते हैं, बाकी गेट इक्विप टू जेई एडवांस वगैरह हम ऑलरेडी दूसरे बैचेज में डिस्कस करा चुके हैं। अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग चाहिए तो बता दो, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो 72 73 बट बाकी बैचेज में सारे क्वेश्चन नहीं कराए हमने। राज जेड के लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन होती है ना, तो जब एन को कंसीडर करते तो मोलार वॉल्यूम नहीं लेते, ओके, और जब एन कंसीडर नहीं करते तो वी की जगह क्या लेते हैं, मोलार वॉल्यूम लेते हैं। तो जेड की ये आइडियल रियल गैस इक्वेशन दो होती है, एक तो एन वाली और एक विदाउट एन वाली। तो हम मोलार वॉल्यूम के हिसाब से चल रहे हैं। नाउ फॉर ए नॉन जीरो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हमें यहाँ पर 74 में बी को कंसिडर करना है एंड बी इज कंसिडर्ड बिकॉज नॉन जीरो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का, एंड नो अट्रैक्शन मतलब ए को नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये ऑलरेडी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। ऐसा करने पर ही आ रहा था ना हमारे पास जेड, अभी जो आया था ऐसे ही तो आया था, बी को कंसिडर किया था, ए को नेग्लेक्ट किया था। तो जेड क्या था, 1 प्लस पी बी बाय आर टी। तो ये ग्राफ कैसा आएगा भाई बताओ, दिस इज वाई, दिस इज एम एक्स एंड दिस इज सी। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ है।
कैसा आएगा ग्राफ जेड वर्सेज पी का, दिस इज जेड इज इक्वल टू 1, तो इंटरसेप्ट 1 हो गया, इंटरसेप्ट क्या हो गया 1 हो गया, स्लोप क्या है, स्लोप इज बी बाय आर टी, स्लोप क्या हो गई बी बाय आर टी, तो इंटरसेप्ट 1 है, स्लोप बी बाय आर टी है, पॉजिटिव स्लोप है, तो हमारे पास ग्राफ क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, सेकंड वाला ग्राफ करेक्ट है। ओके, तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जब हम ए को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और बी को कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे पास जेड क्या आता है 1 प्लस पी बी बाय आर टी आता है, तो जेड वर्सेज पी ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका इंटरसेप्ट क्या है 1 है, मींस कौन सा ग्राफ हो गया, ये सेकंड वाला ग्राफ हो गया। इसके अलावा हाइड्रोजन और हीलियम में यही चीज होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम में यही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो वो बोल रहा है इन द गिवन ग्राफ गैस एक्स एंड वाई कैन बी, तो नेक्स्ट वाले में यही हमें दिया हुआ है, हमारे पास ये है रियल आइडियल गैस है ये, तो क्योंकि आइडियल गैस का जेड क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक ऐसा ग्राफ है एक ऐसा ग्राफ है, तो बोल रहा है कि एक्स कौन सा है और वाई कौन सा है, ठीक है। एक्स और वाई जो है वो H2 और हीलियम है। नाउ H2 और हीलियम दोनों के लिए हम नेग्लेक्ट करते हैं, ए को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों में, तो अगर हमने ए को नेग्लेक्ट किया तो जेड क्या आता है, जेड आता है 1 प्लस पी बी बाय आर टी। ओके, तो स्लोप जो है वो क्या है बी बाय आर टी है। नाउ स्लोप किसका ज्यादा होगा, जिसका बी ज्यादा है, और बी किस पे डिपेंड करेगा, साइज पर, तो बी ऑफ H2 इज ग्रेटर देन होता है बी ऑफ H, क्यों, बिकॉज साइज जो है वो H2 का हीलियम से बड़ा होता है, तो जिसका साइज बड़ा है उसका बी बड़ा होगा। ओके, तो ऊपर वाला ग्राफ जो है H2 का है और नीचे वाला ग्राफ किसका है, हीलियम का है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, एक्स एंड वाई क्या हो गया, एक्स हो गया हमारे पास H2, वाई हो गया हीलियम, तो H2 एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो गया 75 में ए। ओके, सर ने बनवाए भी होंगे ये वाले ग्राफ्स H2 और हीलियम के लिए, शायद बनवाए हैं ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। तो देखो द प्लॉट जेड वर्सेज पी फॉर N2 गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर शोन एज, तो देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो जेड वर्सेज पी ग्राफ है और टेम्परेचर हमारे पास अलग अलग कुछ है, ठीक है। तो नाउ ये T1 वाला है, ये T2 वाला है एंड ये T3 वाला है। तो देखो जितना ज्यादा हमारे पास, अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन भी थी, जेड इज इक्वल टू, जब हमारे पास जेड लेस देन 1 होता है, ठीक है, फॉर जेड लेस देन 1, जेड लेस देन 1 में क्या होता है, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाय वी एम आर टी, याद है कि नहीं है, यही होता था ना। यही होता था कि नहीं होता था, फॉर जेड लेस देन 1 में यही आता है ना। तो ये दोनों के लिए मतलब जब यहाँ पर लेस देन 1 की हम बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन होगा। अब टेम्परेचर जो है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा
जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हम सॉरी उतना ही कम हमारे पास क्या हो गया, VMRT होगा, सॉरी उतना ही ज्यादा VMRT होगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो VMRT क्या है, ज्यादा है। अगर VMRT ज्यादा है तो A/VMRT क्या होगा, A/VMRT कम होगा। तो ये वाला पार्ट अगर कम आएगा तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, आगे नेगेटिव साइन है देखो, ठीक है। A/VMRT कम होता जा रहा है तो जेड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतना ज्यादा जेड है, ओके। तो यहाँ पर T1 और T2 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो T2 का जेड ज्यादा है और T1 का जेड कम है, ओके। T1 वाला ग्राफ नीचे है, T2 वाला ग्राफ ऊपर है। तो T2 जो है देखो, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा जेड, ओके। तो T2 और T1 में इस टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं, T2 इज ग्रेटर देन क्या है, T1 है। और एक्चुअली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी टेम्परेचर की बात की जाएगी याद रखना, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है ना उतना ज्यादा जेड होता है। तो T3 जो है वो एक्चुअली वो जेड, T3 जो है वो और भी ज्यादा हो गया टेम्परेचर। T3 जो है उसकी वैल्यू T1 और T2 से भी ज्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन है T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। कौन सा हुआ है, सी ऑप्शन ना। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो यार कि यार जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर हुआ उतना फास्ट गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूव करेंगे, ओके। जितना फास्ट, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन अगर कम होता जाएगा तो याद रखना जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो जेड की वैल्यू बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा जेड होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर, या मैं बोलूंगा जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा जेड। तो हमारे पास T3 सबसे बड़ा और T1 सबसे छोटा। नो आगे क्वेश्चन नंबर 77, फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर ए को कंसिडर करना है, ठीक है, ए को कंसिडर करना है। तो फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स गैस इक्वेशन विल बी। तो ए को कंसिडर करना है, तो देखो कौन सी इक्वेशन में ए आ रहा है यार, फर्स्ट इक्वेशन में ही आ रहा है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, ओके। क्योंकि बाकी इक्वेशन में ए है ही नहीं, और ए को तो हमें नॉन जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ है, उसे कंसिडर करना है, तो हमारे पास आना ही चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 78, आउट ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विच वन हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ वन डॉल कांस्टेंट। अच्छा ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, याद रखना जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उतना ज्यादा ए होता है, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में तुम पढ़ोगे 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक फैक्टर है मोलार मास, जितना ज्यादा मोलार मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, एक फैक्टर ये है। इस तो ऑब्वियसली ऐसा भी बोल सकते हैं उतना ही ज्यादा क्या होगा, ए होगा। तो मोलार मास ज्यादा है तो ए ज्यादा है। इसके अलावा डायपोल मोमेंट अगर हमारे पास आ रहा है, अगर डायपोल मोमेंट आ रहा है तो डायपोल मोमेंट कहीं पर अगर आएगा तो उसकी वजह से भी अट्रैक्शन ज्यादा होगा एंड ए ज्यादा होगा। एंड एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी आगे तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो वो भी अट्रैक्शन बढ़ाता है और उसकी वजह से भी ए हो बढ़ेगा। ठीक है, अब याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे नहीं कि जहां पर भी हाइड्रोजन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे तुम। डाइपोल मोमेंट आएगा कब? डाइपोल मोमेंट आएगा जब हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स। ठीक है, तो जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स हमारे पास आ जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी के लिए तुम ये 3 एग्जांपल याद रख लो, NH3, H2O एंड HF, ये तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर ये तीनों मॉलिक्यूल हमें मिल गए कहीं पे तो इनका ए ज्यादा होगा। ठीक है, ये तीनों मॉलिक्यूल अगर हमें मिल गए तो इनका ए क्या है? ज्यादा होगा। अब देखो ये तीनों, ये हमने 3 फैक्टर बताए जिन पर ए डिपेंड कर रहा है। तो इन फैक्टर्स को यूज जब हम करेंगे तो बोल रहा है लिस्ट वैल्यू ऑफ ए किसका होगा, मतलब अट्रैक्शन सबसे कम होना चाहिए। ये तो हमने बताया कि ए कब बढ़ रहा है, लेकिन वो तो सबसे कम ए की बात कर रहा है। तो उसके हिसाब से वैसे भी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल वगैरह में बताया था कि H2 और हीलियम में वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? H2, क्योंकि H2 में मोलार मास सबसे कम है। देखो मोलार मास बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, बट H2 में मोलार मास कम होगा। ओके, इसके अलावा H2 में देखो दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, लेकिन डायपोल मोमेंट के लिए क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है ना, तो वहां पर वो भी उसमें नहीं है H2 में। इसके अलावा वो इन तीनों में से भी कोई एग्जांपल नहीं है। ओके, तो H2 जो है उसका डायपोल मोमेंट भी नहीं होता है, H2 में मोलार मास भी सबसे कम होता है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह भी नहीं होती है, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। तो वो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझाया? तो ये क्वेश्चन नंबर 78 है। नाउ इसी चीज को देखो तुम 79 में यूज कर सकते हो। ओके, इसी चीज को 79 में यूज कर सकते हो। तो 79 में द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट ए इज मैक्सिमम 4। किसके लिए मैक्सिमम होगा भाई? मैंने एग्जांपल में ऑलरेडी लिखवाया, NH3H2HF लिखवाया कि नहीं लिखवाया? इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है NH3H2 एंड HF में। तो ऑप्शन में हमें NH3 दिया है ना, दिया ही नहीं दिया? ठीक है, याद रखना CH4 वगैरह में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ओके, NH3H2 एंड HF अभी के लिए यही याद रखो, और भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें होगी, बट अभी के लिए यही याद रख लो। तो NH3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज NH3 में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ए की वैल्यू ज्यादा आएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 80। तो ए एंड बी किस पे डिपेंड करता है? तो ए जो है जैसा मैंने बताया अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। यस, हीलियम आल्सो डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दीदी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इन्हीं केसेज में लेना है अभी तुम्हें, NH3H2HF में। तो नेक्स्ट है ए और बी किस पे डिपेंड करता है? तो जैसे हमने बताया ऑलरेडी कि यार ए तो डिपेंड करता है अट्रैक्शन पे। ठीक है, ए डिपेंड्स अपॉन अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन जो है वो जैसा हम बता चुके हैं कि ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तीनों जो फैक्टर है वो आते किसकी वजह से हैं? तो ये शेप एंड साइज की वजह से आते हैं। ये तीनों फैक्टर जो हैं ये शेप एंड साइज की वजह से आते हैं। तो ए डिपेंड करेगा शेप एंड साइज पर। इसके अलावा बी जो है वो जस्ट डिपेंड करता है साइज पर। बी किस पे डिपेंड करता है? साइज पर। याद है ना बी क्या होता था? बी होता था 4×4/3 πr³ Na। याद है? तो जितना ज्यादा साइज होता है उतना ज्यादा बी होता है। ओके, तो बी जस्ट साइज पे डिपेंड करेगा
एंड ए जो है वो साइज एंड शेप दोनों पे डिपेंड करेगा। केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज के बारे में तुम देख लोगे कि अट्रैक्शन साइज एंड शेप की वजह से क्यों होता है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग में देख लोगे, अभी बस याद रख लो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, है ना। ए डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप एंड बी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल ओनली। ए का कोई फॉर्मूला नहीं है आदित्य, ए निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बी निकालने का जरूर फॉर्मूला था। अथर्व भाई, हीलियम का थोड़ी मोलार मास सबसे कम है यार। हीलियम का मोलार मास 4 होता है और H2 का मोलार मास 2 होता है। H2 का जो मोलार मास है वो सबसे कम है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81। तो टेबल गिव्स वैल्यू ऑफ ए फॉर डिफरेंट गैसेस। तो O2, H2, NH3, CH4, ठीक है। तो हमें ये अलग अलग वैल्यू दी हुई हैं। ये एक ही वैल्यू है, याद वैसे भी देखो, यहां से भी तुम देख सकते हो, ए को देखो कंपेयर कर सकते हो। NH4 का ए की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है ना, आ रही नहीं आ रही? ओके, तो यहां से भी इस चीज को देख सकते हो। नाउ इजीली कौन सी गैस लिक्विफाई हो सकती है? तो याद रखना, ग्रेटर द अट्रैक्शन फोर्स गैस कैन बी लिक्विफाइड इजीली। ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा गैस उतना इजीली लिक्विफाई हो सकता है। तो अट्रैक्शन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, या ए किस पे डिपेंड कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स पर, है ना। जिसका ज्यादा है उसमें ज्यादा अट्रैक्शन। तो क्या हुआ आंसर बताओ, क्या हुआ? NH3 होगा ना, क्योंकि NH3 का ए सबसे ज्यादा है। समझ आया नहीं आया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the condition of pressure and temperature at which a real gas shows maximum deviation from ideal gas। तो देखो क्या है, गैस मतलब रियल गैस जो है behaves as an ideal gas कब? जब लो प्रेशर हो एंड हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता तो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, और इनकी उल्टी कंडीशन में सबसे ज्यादा डिविएशन होगा। ठीक है, तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मैक्सिमम डिविएशन। ठीक है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर तो मिनिमम डिविएशन है, या मैं बोल सकता हूँ गैस आइडियल गैस की तरह रहेंगी। लेकिन अगर इनका उल्टा कर दिया, प्रेशर लो की बजाय क्या रखा, हाई रखा, और टेम्परेचर जो है हाई की बजाय लो रखा, तो मैक्सिमम डिविएशन होगा। ठीक है, तो देखो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कौन से ऑप्शन में है भाई? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर ए ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। Now 83. So
ए बाई वी एम स्क्वायर किसकी वजह से आता है भाई? ए बाई वी एम स्क्वायर वाला जो टर्म है वो किसकी वजह से आता है? किसमें करेक्शन किया था? प्रेशर में करेक्शन किया था कि नहीं किया था? तो किसकी वजह से आया था 83 में? ये किसकी वजह से आता है? यार ए तो अट्रैक्शन की वजह से आता है ना, ए ड्यू टू अट्रैक्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ? हाँ, अरे ए ड्यू टू अट्रैक्शन आ रहा है तो ए बाई वी स्क्वायर भी उसी की वजह से आ रहा है ना। ए किसकी वजह से आ रहा है? अट्रैक्शन की वजह से, तो ए बाई वी स्क्वायर भी उसी की वजह से आ रहा है। तो पूरा ए बाई वी स्क्वायर हमने करेक्शन किया था। ओके, तो क्या हुआ इसमें? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है ना। ओके, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। 81 का आंसर गलत लिखा है, क्या बात कर रहे हो? क्यों भाई गलत क्यों लिखा हमने? एक मिनट रुको, 81 का आंसर गलत कैसे लिख लिया? 81 में क्या लिखा है? ग्रेटर द अट्रैक्शन गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, NH3। कहाँ गलत है भाई? 81 का आंसर गलत कहाँ है? जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। और ज्यादा अट्रैक्शन किस केस में होगा भाई? जिसका ए ज्यादा है, हम ऑलरेडी बता चुके, ज्यादा ए मतलब ज्यादा अट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा ए किसका आ रहा है? NH3 का। ओके, तो NH3 का ए सबसे ज्यादा, तो NH3 में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है तो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। हाँ यस बोलो, कुछ डाउट है क्या? हाँ, ए बाई वी एम स्क्वायर जो है वो भाई वो करेक्शन टर्म था, प्रेशर में करेक्शन था, बट उसमें ए आता किसकी वजह से है? जैसे देखो ये अपने पास है, ठीक है, तो प्रेशर में करेक्शन किसकी वजह से हुआ? और वॉल्यूम में जो करेक्शन हो किसकी वजह से हुआ? वॉल्यूम में जो करेक्शन है ये वाला पार्ट, ये बी किसकी वजह से आया? ये गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से आया, गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम की वजह से। और ये वाला पार्ट किसकी वजह से आया? अट्रैक्शन की वजह से आया। ओके, बी आया ड्यू टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और ए बाई वी एम स्क्वायर आया ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे तो यार ओवरऑल इट इज प्रेशर, ये है प्रेशर, बट आया किसकी वजह से वो बताया है ना। वैसे तो यहाँ पर Vm माइनस बी में भी तो पूरा ये प्रेशर वॉल्यूम ही है ना, ये बी इज ऑल्सो वॉल्यूम, बट किसकी वजह से आया वो पूछ रहा है वो। तो ए बाई वी एम स्क्वायर वाला टर्म हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल में हम अट्रैक्शन बोलते थे, इसलिए। नाउ 84, which of the following statement is not true? Not true. The pressure of the real gas is equal to pressure calculated for an ideal gas. Obviously ये true है क्या? नहीं ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया ना यार। प्रेशर ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ऐसा है क्या? नहीं ना, ठीक है, सो ए ऑप्शन जो है वही रॉन्ग हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, ऑब्वियसली 84 में क्यों? क्योंकि प्रेशर ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस डिफरेंट होता है, इक्वल नहीं होता। प्रेशर ऑफ रियल गैस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस।
द कंप्रेसिबली फैक्टर फॉर गैस ओबेइंग वन रोल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाय, तो जेड क्या आएगा, तो ये तुमने ऑलरेडी देखा ही होगा वीरियल गैस इक्वेशन के टाइम पे, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. नाउ P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी बाय वी एम माइनस बी. अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, वी एम से मल्टीप्लाई एंड आर टी से डिवाइड, तो इट इज पी वी एम बाय आर टी. इसी टाइप से ये हो जाता है ए बाय वी एम आर टी, एंड ये हो जाता है वी एम अपॉन वी एम माइनस बी. ठीक है, तो पी वी एम बाय आर टी जेड, तो जेड क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा वी एम अपॉन वी एम माइनस बी माइनस ए बाय वी एम आर टी. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, वी एम अपॉन वी एम माइनस बी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. ओके, यहाँ पर उन्होंने वी बार के टर्म्स में लिखा है, हमने वी एम के टर्म्स में लिखा है. तो वी बार मोलार वॉल्यूम ही था, उन्होंने ब्रैकेट में दिया भी था. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 85. Now question number 86. One way of writing equation of state of one mole of real gas is this. तो यहाँ पर PV is equal to RT into A plus B by VM या V plus C by V square plus dot dot dot. तो actually ये क्या हो गया, PV by RT, that is nothing but Z. तो Z is equal to A plus B by V प्लस सी बाय वी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट. तो यही तो वीरियल गैस इक्वेशन है ना, वीरियल इक्वेशन यही है ना. तो यहाँ पर याद हो तो क्या होता था, दिस वाज नथिंग बट 1 प्लस बी माइनस ए बाय आर टी, 1 बाय वी प्लस बी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ऐसा ही होता था ना. तो ए जो है ऑब्वियसली कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ए इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. बी जो है वो क्या है, बी माइनस ए बाय आर टी है. ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, है ना, ये सी है. तो ए एंड सी आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट and B is temperature dependent. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, A is temperature dependent, obviously वो तो wrong हो गया. A is temperature independent and higher terms B and C are at boils temperature A is unity. B and C थोड़ी temperature dependent है यार. At boils temperature all terms A, B, C are negligible. नहीं, at boils temperature A is unity and B, C are negligible. Actually उन्होंने हाँ B and C तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमें पता है कि नहीं, C कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, C तो B स्क्वायर होगा ना, C तो B स्क्वायर होगा, और B तो एक तरह से ये हो गया ना, B जो है वो तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा. ए को छोड़ के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सर ने ऐसा लिखा है, पता नहीं, बट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है
एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो उससे मॉलिक्यूल का साइज, एक मिनट सोचने दो। टेम्परेचर चेंज करने पर मॉलिक्यूल का साइज मेरे ख्याल से चेंज तो नहीं होना चाहिए। अ, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट बोला था तो उसके हिसाब से ले लो। सर ने अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट बोला है तो वैसे ही ले लो। तो ए जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और बाकी जो है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो बी सी वगैरह जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। तो बात यहाँ पर वी की नहीं हो रही है, बी स्क्वायर वाले पार्ट की नहीं हो रही, बात यहाँ पर इसकी हो रही है, बी स्क्वायर वाले पार्ट की हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ए इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड हायर टर्म्स आर, तो सेकंड जो है वो करेक्ट हो रहा है सर के हिसाब से। तो सेकंड वाला करेक्ट जा रहा है। इसके अलावा हमें पता है बॉयल्स टेम्परेचर पर हम हायर टर्म्स को तो नेग्लेक्ट करते हैं, इसके अलावा ये वैल्यू भी 0 हो जाती है ना? तो ए का वैल्यू 1 आता है, ए का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ए का वैल्यू 1 है एंड बी एंड सी आर नेग्लिजिबल है। तो 1 एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। तो सॉरी, 2 एंड थर्ड करेक्ट है, तो 2 एंड थर्ड करेक्ट है, मतलब कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो 86 में बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलें। देखो पीवी इक्वल टू आर टी है ना, तो यहाँ से पीवी बाय आर टी क्या हो गया, जेड हो गया, और जेड ये आ गया। ना इसको जब वीरियल वाले पार्ट से कंपेयर करते हैं तो वो क्या है, ये वाला है। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ए तो कांस्टेंट है 1। बी जो है ऑब्वियसली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसके अलावा सी क्या है, बी स्क्वायर है। तो सर ने बोला है कि वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सर ने रीजन क्या दिया है कि हायर टर्म्स आर नॉट अपियरिंग टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज वंडरवॉल इक्वेशन इज नॉट परफेक्ट। सर ने ये रीजन दिया है। ओके, ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो 86 के बाद नेक्स्ट है 87। 87 में क्या है, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे द आइडियल गैस एट फेयरली वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो ये तो डेफिनेशन था ना बॉयल्स टेम्परेचर का। ठीक है, ये बॉयल्स टेम्परेचर डेफिनेशन हो गया ये तो। ऐसा टेम्परेचर जिस पर रियल गैस किसका काम करे, आइडियल गैस का, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं, है ना? इन्वर्जन टेम्परेचर आगे पढ़ोगे तुम, जूल थॉम्सन इफेक्ट में पढ़ोगे, जूल थॉम्सन इफेक्ट में आता है। ठीक है, नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88। द कंसली फैक्टर जेड इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा ना? कब? एट बॉयल्स टेम्परेचर। ओके, तो बॉयल्स टेम्परेचर पर 1 होता है वो, तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 89।
a given gas cannot be liquefied if its temperature, अच्छा अबव पूछा है 88 में, ओके ओके, अबव पूछा है, अबव। तो अबव पूछा था, एक मिनट फिर से देखते हैं। द कंस्टेंट फैक्टर जेड ऑफ ए गैस, अब देखो तुम्हें अगर याद हो, अगर तुम्हें याद हो तो इफ टी इज लेस देन इक्वल टू 8a अपॉन 27 आरबी, याद है? इफ टी इज लेस देन इक्वल टू 8a अपॉन 27 आरबी, देन ये क्या था? दिस इज नथिंग बट टीसी। याद आया? ये क्या था? टीसी था। ओके, सो अगर टेम्परेचर टीसी से कम है तो गैस लिक्विफाई हो जाता था ना? द गैस कैन बी लिक्विफाइड। ओके, टेम्परेचर अगर 8a अपॉन 27 आरबी से कम होता है तो गैस लिक्विफाई हो जाता है, मतलब वहां पर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करते हैं। कोई भी गैस लिक्विफाई तभी होगा जब अट्रैक्शन फोर्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर ले लेंगे ग्रेटर देन, अब देखो टेम्परेचर अगर हमने ले लिया a बाई आर बी है, तो a बाई आर बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्या है? इट इज ग्रेटर देन 8a बाई 27 आर बी। ठीक है, तो a अपॉन 27 आर बी जो है वो ऑलरेडी बड़ा है 8a अपॉन 27 आर बी से, है कि नहीं? इसके अलावा हम तो इससे भी ग्रेटर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर ग्रेटर देन ए बाय ए बाय आर बी ले लेते हैं, मतलब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, क्योंकि गैस लिक्विफाई होगी नहीं, और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे मतलब जेड क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ओके, अगर हम टेम्परेचर ग्रेटर देन ए अपॉन आर बी लेते हैं तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, और ऐसे केस में गैस लिक्विफाई कभी की नहीं जा सकती। वैसे भी सर ने शायद तुम्हें ग्राफ भी बनवाया होगा ना यार, बॉयल्स टेम्परेचर से ग्रेटर टेम्परेचर का सर ने ग्राफ बनवाया है क्या? बॉयल्स टेम्परेचर से ग्रेटर टेम्परेचर का सर ने ग्राफ बनवाया है ना? उसमें जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, याद है? सर ने ग्राफ बनवाया होगा, जेड ग्रेटर देन 1 होता है उसमें हमेशा। ओके, तो ये वही की उसी की बात कर रहा था। अगर तुम टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर ले ले तो जेड की वैल्यू क्या होगी? तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी और गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। ओके, ऐसे केस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं। ठीक है, सर ने जो तुम्हें समझाया था उससे भी देख सकते हो, ये यहां से भी इस चीज को कंपेयर कर सकते हो। ओके, बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली वो क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज्यादा है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज्यादा है मतलब गैस लिक्विफाई नहीं होगी और रिपल्सिव फोर्स वहां पर डोमिनेट कर रहे हैं, तो जेड ग्रेटर देन 1 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, a gas cannot be liquefied if its temperature is obviously greater than critical temperature है, तो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, है ना? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑब्वियसली लिक्विफिकेशन के लिए टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, तो 89 में करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी।
gas cannot be liquefied if its temperature is greater than critical temperature. Now question number 90. Which of the following gases is the least likely to behave ideally? कौन सी गैस है जो सबसे कम चांस है आइडियली बिहेव करने के? तो देखो हीलियम जो है, ऑब्वियसली हीलियम एंड H2 की बात करेंगे तो लो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, लेस अट्रैक्शन होता है। इसके अलावा साइज भी छोटा है, ठीक है, तो इसके चांस है फिर भी आइडियल गैस बिहेव करने के। लेकिन HCl जो है उसमें देखो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट है कि नहीं? HCl में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट है ना, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें आज बताया भी था कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट हैं तो डायपोल मोमेंट आ सकता है, और डायपोल मोमेंट अगर आ गया तो भाई अट्रैक्शन भी आएगा, और अगर अट्रैक्शन आएगा तो ए भी आएगा, तो ए कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा साइज भी हमारे पास कुछ ना कुछ है, स्मॉल साइज नहीं है, तो बी भी कंसिडर किया जाएगा, साइज स्मॉल नहीं है इसका। तो ए एंड बी दोनों को कंसिडर करेंगे तो ये गैस जो है भाई आइडियल गैस का काम करेगी नहीं। ये कैसा काम करेगी? रियल गैस का ही करेगी, ठीक है। तो द गैस जो कि लिस्ट लाइकली टू बिहेव आइडियल, मतलब कि कौन सी गैस है जो बहुत कम चांस है आइडियल बिहेव करने के, या ऐसी कौन सी गैस है जो रियल गैस की तरह काम करेगी? तो सी जो है मतलब HCl का सबसे ज्यादा चांस है कि वो रियल गैस का काम करे। ओके, HCl जो है उसका सबसे ज्यादा चांस है रियल गैस का काम करने का। नाउ 91। क्या डाउट है? यस बोलो। सर मतलब हाँ, डाउट्स हो गए हैं, मतलब एफबीओ में भी डाउट नहीं है, तो फिर लीव करना है कि रुकना है सर? क्योंकि 8 बजे दूसरा लेक्चर है सर, मैथ का तो डाउट दूसरा लेक्चर। लेक्चर है तो तुम अटेंड कर रहे हो क्या वो लेक्चर? यस सर, उसमें डाउट्स है। अभी आप आगे भी कुछ करने वाले हो? करने वाला तो वही होगी, मतलब जो ये होने के बाद और डाउट करेंगे आगे के, और क्या है जो डाउट होंगे वो सर आप पैसेजेस के डाउट करा सकते हो। देखते हैं क्या डाउट करेंगे। अभी आगे तुम लोग के कौन से डाउट की बोलते हो, पहले एफबीओ खत्म कर लेते हैं। ओके सर। पैसेज तो सर ने डिस्कस कराए होंगे ना शायद। ठीक है, देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं फिर पैसेज वगैरह भी कर लेंगे। पैसेज 7 एंड 9 नहीं कराए, ठीक है कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो नाउ 91। तो जेड जो है वो है 1 प्लस 0.34p माइनस 160p अपॉन टी। तो बॉयल्स टेम्परेचर बोल रहा है क्या? तो हमें पता है एट बॉयल्स टेम्परेचर जेड क्या होता है? 1 होता है ना। तो जेड को 1 पुट कर दिया, तो यहां से क्या निकालना है? हमें टेम्परेचर निकालना है। ऑब्वियसली एट बॉयल्स टेम्परेचर जेड 1 है तो टेम्परेचर निकाल लो। तो ये क्या आ गया? 0.34p इज इक्वल टू 160p बाई टी। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट इज टी? इट इज 160 डिवाइड बाई 0.34, कितना आएगा? 470 केल्विन आएगा आई थिंक, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 92। तो अगर तुम्हें याद हो तो
गैस जो है वो लिक्विफाई कब की जा सकती है? जब टेम्परेचर क्या हो, लेस देन इक्वल टू टीसी हो, एंड प्रेशर क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू पीसी हो। तो कौन सा सेटिस्फाई किया इसको? कौन सा सेटिस्फाई किया? ऑब्वियसली बी ऑप्शन। एक मिनट, टेम्परेचर लेस देन टीसी है तो पी इक्वल टू पीसी नहीं हो सकता है, कि हो सकता है ऑब्वियसली पी इक्वल टू पीसी पे गैस लिक्विफाई की जा सकती है अगर लेस देन टीसी है तो। और टीसी से अगर टेम्परेचर टीसी के इक्वल रखा तो लेस देन पीसी पर ऑब्वियसली लिक्विफाई नहीं होता है। टेम्परेचर लेस देन टीसी है, ग्रेटर देन पीसी। सी ऑप्शन परफेक्ट है यहाँ पर, सी ऑप्शन जो है परफेक्ट है। वैसे तो बी ऑप्शन में भी गैस लिक्विफाई हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर लेस देन टीसी रखें और प्रेशर जो है पीसी के इक्वल हो, तो गैस लिक्विफाई हो सकती है। तो बी ऑप्शन भी आ सकता है, बी एंड सी दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, टेम्परेचर अगर टीसी से कम रखा तो पीसी प्रेशर अप्लाई करने पर बिल्कुल गैस लिक्विफाई हो जाएगी। तो बी एंड सी दोनों आएंगे। पीछे उन्होंने आंसर की आई थिंक सी दिया हुआ है जस्ट, बट बी भी आ सकता है क्योंकि टेम्परेचर लेस देन टीसी पर अगर हम प्रेशर पीसी अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल गैस लिक्विफाई होती है। एंड एफवीओ का लास्ट क्वेश्चन, NH3 gas is liquefied more easily than N2, hence तो NH3 गैस जो है वो जैसा हम थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसका ए ज्यादा होता है उस वो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है कि नहीं? तो ऑब्वियसली ए ऑफ NH3 जो है वो ग्रेटर देन है ए ऑफ N2। क्यों? क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन होता है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? ए पर। ठीक है, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन या जितना ज्यादा ए, गैस उतना इजीली क्या हो जाता है? लिक्विफाई हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? और वन रोल कांस्टेंट ऑफ ए, अच्छा देखो बी जो है वो साइज से पता चलेगा। बी जो है वो हमें किससे पता चलेगा? साइज से, आगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है ये। तो साइज ऑफ N2 इज ग्रेटर देन साइज ऑफ NH3। size of N2 is greater than size of NH3, that's why B of N2 is greater than B of NH3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? A of NH3 is greater than A of N2 and यस, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सो 93 में सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारे पास हो गया FBO वाला पार्ट। नाउ अब बोलो क्या कराएं? पैसेज कराएं? अभी मैथ्स का सेशन है सर, तो बोलो क्या करें भाई? मैथ्स का सेशन है तो मैथ्स का सेशन अटेंड करना है क्या तुम लोगों को? सर मैथ्स इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज देयर टुडे, पर ये लेक्चर 9 तक है ना? हाँ, ये मेरा लेक्चर 9 o'clock तक है। मेरा लेक्चर 9 o'clock तक है। सर गेट इक्विप, बोलो क्या करें? गेट इक्विप पैसेज क्या करें? तो ऐसा करो, जो लेक्चर लीव करना चाहते लीव कर सकते हैं, और जो रुकना चाहते रुक सकते हैं। जो रुकेंगे उनको इनके हिसाब से करा देंगे।
गेट इक्विप्ड वैसे हमने ऑलरेडी एक बैच में कराया, तो उसका रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा। तो पैसेज करा दे, ठीक है, चलो पैसेज करा देते हैं। तो कौन सा पैसेज कराया सर ने, कौन कौन सा करा दिया, कौन सा बचा है बोलो, कौन सा कराएं? कौन सा पैसेज कराना है बोलो। सेवन एंड नाइन, ओके 7 एंड 9 करा देते, ठीक है चलो। तो पैसेज 7 लेते हैं पहले। शुभम तुम्हें क्या डाउट है अभी? पहले ग्रुप पर मैसेज करो, मुझे क्या पता तुम अभी स्पैमर हुए, तो एक बार ग्रुप पे मैसेज करो। ठीक है जाओ। तो तो देखो पैसेज 7, तो पैसेज 7 में क्या है? A sealed flask one contains two different gases A and B. Their root mean square speed are 500 and 400, ठीक है। तो हमारे पास एक गैस A है, एक गैस B है, तो RMS ऑफ A is 500 मीटर पर सेकेंड and RMS of B is 400 meter per second. Now this flask is connected to another flask 2 containing only A with their root mean square velocity 400. ओके, तो एक फ्लास्क हमारे पास है जिसमें A एंड B दोनों गैस हैं, और इस फ्लास्क को दूसरे फ्लास्क से हमने कनेक्ट किया है जिसमें जस्ट एक गैस है, और उसका VRMS जो है वो कितना है, 400 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ by means of a narrow tube of negligible volume and gas in the two flasks were allowed to mix up. Okay, तो देखो क्या है, जब दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, ए और बी दोनों फ्लास्क को अगर हम कनेक्ट कर देंगे, अब ऑब्वियसली टेम्परेचर की यहां पर अगर हम बात करेंगे तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये फर्स्ट वाला फ्लास्क है और ये सेकंड फ्लास्क है। तो देखो यहीं से हम देख सकते हैं कि VRMS ऑफ ए फर्स्ट वाले में ज्यादा है VRMS ऑफ ए इन सेकंड, है कि नहीं? तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बताओ, दोनों में मोलार मास तो सेम ही है ना यार।
इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 3RT1, फर्स्ट वाले का 1 ले लेते, T1 ले लेते हैं, डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्या है 3RT2 बाय मोलार मास ऑफ ए। तो यहां पर साफ साफ हमें पता चल रहा है कि T1 इज ग्रेटर देन क्या है T2। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट वाला जो फ्लास्क है फर्स्ट वाला जो वेसल है, इसका टेम्परेचर सेकंड वाले वेसल से ज्यादा है कि नहीं? ये समझ आया सबको? हमारे पास फर्स्ट 2 वेसल थे, तो फर्स्ट वेसल का टेम्परेचर सेकंड वेसल से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो ए का आरएमएस स्पीड है वो फर्स्ट वाले में ज्यादा है और सेकंड वाले में कम है। क्लियर है क्या सबको? ये क्लियर है क्या? नाउ क्या होगा जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? तो कनेक्ट करने पर आफ्टर कनेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट फ्लास्क क्या होगा भाई? देखो अभी पहले किसका टेम्परेचर ज्यादा है? पहले फर्स्ट फ्लास्क का टेम्परेचर ज्यादा है और दूसरे का कम है, लेकिन दोनों को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली गैसेज मिक्स होंगी और मिक्स होके एंड में टेम्परेचर दोनों का सेम आ जाएगा। लेकिन जब सेम आएगा तो कैसे आएगा? पहले का टेम्परेचर ज्यादा था, दूसरे का कम था ना, तो पहले वाला टेम्परेचर कम करेगा, या मैं बोल सकता है पहले वाला हीट लॉस करेगा और सेकंड वाला हीट गेन करेगा। ओके, तो फर्स्ट वाले का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और सेकंड वाले का इंक्रीज होगा। ओके, सो आफ्टर कनेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट फ्लास्क increases and temperature of temperature of first flask decreases and temperature of second flask increases। ठीक है? नाउ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है भाई? तो इन द कंबाइंड स्टेट ए विल बी मूविंग एट आरएमएस लेस देन 500 मीटर पर सेकेंड बट बी विल बी मूविंग एट ओरिजिनल आरएमएस। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि बी का पहले टेम्परेचर क्या था? फर्स्ट फ्लास्क वाला टेम्परेचर था, बट अभी टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। ओके, सो टेम्परेचर कम होने की वजह से वी आर एम एस ऑफ बी जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, याद रखना। सो वी आर एम एस ऑफ बी डिक्रीज होगा, आर एम एस ऑफ ए विल इंक्रीज बट आर एम एस ऑफ बी डिक्रीज। तो यार आर एम एस ऑफ ए तो यार अलग अलग है ना दोनों फ्लास्क में, आर एम एस ऑफ ए दोनों फ्लास्क में अलग अलग है। तो वी आर एम एस जो आएगा वो क्या आएगा? 400 एंड 500 के बीच में आ जाए। पहले क्या था? ए का वी आर एम एस फर्स्ट वाले में 500 था, सेकंड वाले में 400 था। अब उन दोनों के बीच में कोई तो आएगा। ठीक है, 500 और 400 के बीच में होगा। वी आर एम एस ऑफ ए 400 से तो ज्यादा हो जाएगा बट 500 से कम हो जाएगा, ऐसा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ यार? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस चीज को? A will be moving at RMS less than 500 मीटर पर सेकेंड बट B will be continuing continuous। तो A तो रॉन्ग हो गया। RMS of A will increase बट RMS of B decrease। तो यार RMS of A increase का तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक फ्लास्क का तो बढ़ेगा दूसरे का कम होगा। RMS of both A and B will decrease below to 400 meter per second। RMS of A will decrease below 500। यस बिल्कुल, RMS of B will decrease below 400। यस, तो फाइनली तो वही है, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। फर्स्ट वाले में लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ए का जो आरएमएस है ऑब्वियसली 500 से कम रहेगा और बी का आरएमएस पहले कितना था? बी का आरएमएस पहले 400 था,
तो उससे कम ही हो रहा है, अभी डिक्रीज हो रहा है ना, तो 400 से कम रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी हुआ, फर्स्ट वाला। ठीक है, इसके अलावा सेकंड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोलार मास ऑफ ए एंड बी इज ट्रू? तो वो तो हम यहाँ से देख ही सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ना। फर्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे तो दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है ना। ओके, बिफोर कनेक्टिंग अगर हम फर्स्ट क्लास में देखते हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो VRMS किसका ज्यादा है भाई? तो यहाँ पर अगर हम देखने जाएं तो VRMS ऑफ ए जो है वो क्या है? 3R T1/M1, सॉरी MA। इसके अलावा VRMS ऑफ बी क्या है? 3R T1/MB। ठीक है, तो किसका VRMS ज्यादा है? ऑब्वियसली ए का VRMS ज्यादा है। ओके, तो उसका मोलार मास क्या रहा होगा? कम रहा होगा। तो मोलार मास ऑफ ए इज लेस देन मोलार मास ऑफ बी, जिसका ऑब्वियसली इनवर्सली है ना। VRMS जो है मोलार मास के क्या इनवर्सली है? टेम्परेचर दोनों का सेम है, ए एंड बी दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है फर्स्ट वाले फ्लास्क में। तो टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो मोलार मास जिसका कम है उसका ऑब्वियसली VRMS ज्यादा होगा। तो मतलब मोलार मास ऑफ ए कम है और मोलार मास ऑफ बी ज्यादा है। तो सेकंड वाले में कौन सा करेक्ट हुआ? सेकंड वाले में मोलार मास ऑफ ए इज लेसर देन बी, तो कौन सा है? यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, मोलार मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मोलार मास ऑफ ए। इसके अलावा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement is true regarding partial pressure of A and B? Okay, partial pressure of A in the combined system must be equal to partial pressure in the flask 1. क्या बोलना चाह रहा है? एक मिनट एक मिनट, थर्ड वाला क्या बोल रहा है? Partial pressure of A in the combined system must be equal to the partial pressure in flask 1. समझा नहीं है तो मैं यार, क्या बोल रहा है? सेकंड ऑप्शन क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए is more in flask 1 than its partial pressure in the combined state. पैसेज डिस्कस कर रहे हैं ध्रुव, पैसेज 7 का थर्ड वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज मोर इन फ्लास्क 1 देन इट्स पार्शियल प्रेशर इन द कंबाइंड सिस्टम। Partial pressure of B in the combined system must be less than its partial pressure in flask 1. Final total pressure is less than total pressure in flask 1. ध्रुव, हमने FBO डिस्कस कर लिया है, FBO वाला पार्ट डिस्कस हो चुका है। डाउट लेक्चर 7 o'clock से था ध्रुव, तो FBO डिस्कस हो चुका है, रियल गैस इक्वेशन वाला। एंड उसके बाद पैसेज 7, मतलब पैसेज में सबसे पहला पैसेज हमने पैसेज 7 ही लिया है, एंड उसका थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है वो। Which of the following statement is true regarding partial pressure of A and B? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। ओके, ए का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो हमारे पास ए दोनों कंटेनर में था। ओके, इज द कंबाइंड स्टेट इज मस्ट बी इक्वल टू इट्स पार्शियल प्रेशर इन द फ्लास्क 1। तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर क्या है वो हम निकाल नहीं पा रहे हैं अभी, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह का भी कुछ पता नहीं है। तो जो ए का पार्शियल प्रेशर फाइनली आएगा कंबाइंड फॉर्म में, वो स्टार्टिंग में जो ए का पार्शियल प्रेशर था वो वही बोल रहा है, इट्स पार्शियल प्रेशर इन फ्लास्क 1, मतलब
बिफोर कनेक्टिंग वाले की बात कर रहा है उस साइड। बिफोर कनेक्टिंग फ्लास्क 1 में जो पार्शियल प्रेशर था ए का, उसके इक्वल है क्या बाद में भी? ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं होगा, चेंज होगा। तो ए का पार्शियल प्रेशर इनिशियल और फाइनल से डिफरेंट होंगे, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज मोर इन फ्लास्क 1 देन इट्स पार्शियल प्रेशर इन कंबाइंड। मतलब वो क्या सेकंड में ये बोल रहा है कि इनिशियल पार्शियल प्रेशर ए का ज्यादा है कंपेयर टू बाद का। तो इसमें भी हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ए जो है सेकंड वाले फ्लास्क से भी आ रहा है। एंड सी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द कंबाइंड सिस्टम मस्ट बी लेस देन इट्स पार्शियल। यस, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है यार? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जो बी था वो जस्ट फर्स्ट वाले फ्लास्क में था। ओके, स्टार्टिंग में जो बी था वो फर्स्ट वाले फ्लास्क में था, एंड बाद में जब हमने ए को भी कनेक्ट, मतलब दोनों फ्लास्क को जब कनेक्ट कर दिया, तो बी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। ओके, बी जो है नंबर ऑफ, हमारे पास अगर हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की, तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू आर टी बाई वी ना। तो ये जो वी है ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, वी क्या हो रहा है? वी इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों फ्लास्क को हम कनेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? हमारे पास बी तो फर्स्ट वाले फ्लास्क में ही था ना। ओके, बी हमारे पास फर्स्ट वाले फ्लास्क में था, सेकंड वाले फ्लास्क में कोई बी था ही नहीं, तो सेकंड फ्लास्क के नंबर ऑफ मोल्स कुछ आएंगे ही नहीं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बी के सेम रहे, टेम्परेचर भी सेम। अच्छा, टेम्परेचर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यार। टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। यस, तो सही है, बराबर है, नो प्रॉब्लम। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों चीजें क्या करेंगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को कम करेंगी, बराबर है। टेम्परेचर कम हो रहा है एंड वॉल्यूम बढ़ रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है, ओके, बी का इनिशियल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा था, बाद में कनेक्ट करने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। तो टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास ये दोनों चीजें क्या करेंगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिक्रीज कर देंगी। तो थर्ड में सी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा था, इंग्लिश वगैरह में थोड़ा कंफ्यूजिंग सी दी हुई थी, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था, बट यस एंड में समझ में आया कि सी ऑप्शन जो है वो तो पक्का करेक्ट होगा। बाकी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें दूसरे फ्लास्क से कितना मोल्स आ रहा है वो नहीं पता है, फाइनल टेम्परेचर क्या है वो नहीं पता है। ठीक है, तो काफी चीजें हो रही हैं, इसलिए ए एंड बी के बारे में नहीं बता पाएंगे, मतलब ए एंड बी ऑप्शन के बारे में। बट सी ऑप्शन के बारे में जरूर बता सकते हैं, बिकॉज वहां पर वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात कर रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो जस्ट ये रहेगा, और इसमें हमें पता है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से पीबी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बोलो यस, अब क्या डाउट है? सर वन 1 एंड एंड टू 2 भी वापस? वापस से समझा देंगे। क्यों 1 एंड 2 में क्या डाउट आ गया? कहाँ गया था तू? बीच में नहीं था सर ना? डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो इसके गया? लिए। मैथ्स मैथ्स का लेक्चर अटेंड करने गया होगा। नहीं सर। हाँ ठीक है, तो देखो 1 एंड 2 का क्या है, यहाँ पर जब दोनों फ्लास्क को हमने कनेक्ट किया, तो दोनों फ्लास्क को कनेक्ट किया तो इनिशियली मतलब ए का जो आरएमएस स्पीड है, मतलब फर्स्ट वाले फ्लास्क का जो ए का आरएमएस स्पीड इज ग्रेटर देन सेकंड वाले फ्लास्क में ए का आरएमएस स्पीड। तो वहां से हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है फर्स्ट वाले फ्लास्क का ज्यादा और सेकंड वाले का कम है। तो जब दोनों को हम कनेक्ट कर लेंगे तो इसका टेम्परेचर ज्यादा था, इसका कम था ना, तो जिसका ज्यादा था उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा
और जिसका कम था उसका इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट वाले फ्लास्क का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, सेकंड वाले फ्लास्क का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। इसकी वजह से आरएमएस स्पीड ऑफ बी जो है डिक्रीज हो जाएगा। ए का आरएमएस स्पीड फर्स्ट वाले फ्लास्क में डिक्रीज होगा। अरे भाई एंड में जाके टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम में आएगा ना यार। फर्स्ट वाले का ज्यादा टेम्परेचर था, दूसरे वाले का कम टेम्परेचर था, और कांस्टेंट टेम्परेचर रख नहीं रहे। टेम्परेचर की वजह से ही ना यार। यस, टेम्परेचर की वजह से ये होगा। बी जो है उसका बी किस में है फर्स्ट, पहले बी फर्स्ट वाले फ्लास्क में है, तो फर्स्ट वाले फ्लास्क में बी है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा था ना। बाद में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वीआरएमएस भी डिक्रीज होगा ना। ठीक है, तो वीआरएमएस डिक्रीज हो जाएगा। इसी टाइप से ए का वीआरएमएस भी डिक्रीज होगा फर्स्ट वाले फ्लास्क में, लेकिन सेकंड वाले फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सेकंड वाले फ्लास्क का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सेकंड वाली गैस का जो वीआरएमएस है वो बढ़ेगा, सेकंड वाले फ्लास्क का वीआरएमएस बढ़ेगा, लेकिन फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास जो वीआरएमएस आएगा ना वो इन दोनों के बीच में आएगा। फाइनल वाला जो वीआरएमएस है वो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए हम देख सकते हैं वीआरएमएस ऑफ बी जो है 400 था इनिशियली, तो वो उससे कम हो जाएगा, तो 400 से कम जाएगा। एंड वीआरएमएस ऑफ ए जो है वो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब वो 500 से कम होगा। तो उसकी वजह से ऑप्शन डी आया। एंड सेकंड वाले में ऑप्शन बी क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकंड वाले में वो मोलार मास ऑफ ए और मोलार मास ऑफ बी कंपेयर करा रहा है। तो बिफोर कनेक्टिंग अगर हम देखेंगे तो किसका वीआरएमएस ज्यादा है, ए का। टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, ए एंड बी का टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन वीआरएमएस ए का ज्यादा है। इसका मतलब क्या, मोलार मास इसका कम है। ओके, यहां से भी ये चीज देख सकते हो कि वीआरएमएस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोलार मास है। तो जिसका वीआरएमएस ज्यादा उसका मोलार मास कम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पैसेज 9, तो पैसेज 9 में क्या है भाई, पैसेज 9 में है 10 ml मिक्सचर ऑफ N2। हमारे पास N2 है, इसके अलावा एल्केन है कोई, एल्केन इज CnH2n+2, दिस इज एल्केन, एंड O2 है। ये तीनों का वॉल्यूम मिला के कितना है, 10 ml है। ओके, मान लो इसमें A ml इसका है, B ml इसका है, तो इसका क्या हो गया, 10 माइनस A माइनस B हो गया। ओके, तो अंडरगो कंबसन इन द यूडियोमेट्री ट्यूब when the residual gas were passed through KOH, a contraction of 2 ml was observed। तो इनका कंबसन हुआ, एंड कंबसन होने के बाद जो बची हुई गैसेज है उनको KOH से पास किया, तो KOH से पास करने के बाद 2 ml का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फिर उसके बाद टू द रिमेनिंग मिक्सचर जिसमें एक ही गैस है, टू द रिमेनिंग मिक्सचर जिसमें क्या है, एक ही गैस है, उसके साथ H2 ऐड किया। एंड आफ्टर द रिएक्शन the gas produced was absorbed by water causing a contraction in volume of 8 ml। तो देखो क्या है, हमारे पास CnH2n+2 plus O2 gives CO2 plus H2O। ये रिएक्शन है, H2O इज लिक्विड, बाकी गैस है सब। तो बैलेंस रिएक्शन क्या है, इधर N है, इधर N+1 है, एंड इधर हमारे पास क्या है, दिस इज N+1/2। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन।
तो CnH2n+2 जो है वो AMl हो गया। अच्छा, एल्केन का फॉर्मूला होता है ये CnH2n+2 जो है एल्केन का फॉर्मूला होता है, याद रखना। दैट्स व्हाई हमने पहले ही CxHy की बजाय CnH2n+2 ले लिया है। O2 कैसे बैलेंस किया, तो O2 देखो कैसे बैलेंस किया। इधर देखो O2 कितने हैं, इधर O2 2n, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं 2n, और इधर कितने ऑक्सीजन है n+1। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 2n+n+1। तो लेफ्ट साइड में भी 2n+n+1 ऑक्सीजन आने चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2n+n+1 ऑक्सीजन रखता तो O2 की वजह से 2 टाइम्स हो जाता, तो वो क्या हो जाता 4n+2n+2 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2 ही किया। देखो दिस इज n+n+1/2। ओके, दोनों साइड ऑक्सीजन क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो राइट साइड में जितने ऑक्सीजन थे उतने ही ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में भी होने चाहिए। तो राइट साइड वाले ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, यहाँ पर देखो O2 है, O2 है ना, तो डिवाइड बाय 2 कर दो इतने वाले पार्ट का, ये क्योंकि ये ऑक्सीजन है और इधर हमें O2 के मोल्स लिखने हैं या O2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो सेम आ जाएगा दोनों साइड। अब देखो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करते हो तो दिस इज 2n एंड दिस इज n+1। ठीक है, हाँ यस भाई, क्या डाउट आ गया फिर से, बोलो। सर ये उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाला इक्वेशन है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाला इक्वेशन क्या है, ये तो जस्ट हम इक्वेशन बता रहे हैं तुम्हें, अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने, इक्वेशन बताया लिख के। ओके सर। बैलेंस किया ना, रिएक्शन बैलेंस किया अभी तो। ये सर, लेकिन सर H2 तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऐड किया था ना। अब रिएक्शन लिखा है ना भाई, ये तो रिएक्शन लिखा है, ये तो कंबसन का रिएक्शन है। ओके सर। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन होता है तो उससे CO2 और H2O बनता है, तो वही तो किया है अभी तक, और कुछ किया ही नहीं, जस्ट कंबसन किया अभी हमने। तो इसमें AMl है हाइड्रोकार्बन का या एल्केन का, और BMl है इसका। अब देखो जब ये रिएक्शन हुआ, अब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है वो अभी कैसे हमें पता चलेगा। तो इसके लिए देखो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। हमें ऑब्वियसली पता है कि CO2 बनेगा, ठीक है, CO2 बनेगा, लेकिन CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखो CO2 को जब KOH एब्जॉर्ब कर लिया तो वो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू द रिमेनिंग मिक्सचर, और ब्रैकेट में बोल रहा है कंप्राइजिंग ऑफ ओनली वन गैस। याद रखना N2 का कंबशन नहीं हुआ है, N2 एज इट इज, N2 का कंबशन नहीं होता है, तो N2 एज इट इज बचा हुआ है। तो अगर इन दोनों का रिएक्शन हो जाए और इन दोनों में से अगर कोई एक गैस बच जाए, इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद मान लो कोई एक लिमिटिंग हो, मान लो O2 बच गया, क्या बच गया O2, तो O2 और CO2 हमारे पास दोनों है। लेकिन अब देखो CO2 और O2 दोनों रहेंगे, तो CO2 को तो KOH एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये तो चलो चला गया। अभी क्या बचा, O2 बचा ना, लेकिन यार पहले का N2 भी तो है ना, पहले का N2 भी है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अभी एक ही गैस होनी चाहिए। जब KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे पास जस्ट एक गैस बचना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको लिमिटिंग मान लेते हैं या इन दोनों में से किसी भी एक को लिमिटिंग मान लेते हैं, तो इन दोनों में से एक गैस तो बची रहेगी कोई ना कोई। इसके अलावा पहले का N2 भी है, तो दो गैस रहेंगी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एक ही गैस बचा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, दोनों खत्म हो गए। ओके, ना तो लिमिटिंग अपने पास हाइड्रोकार्बन है और ना ही O2 है, दोनों खत्म होंगे। तो क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि लिमिटिंग है या नहीं है। ओके, तो हमने अगर इसका AMl लिया, तो अगर लिमिटिंग नहीं है तो इसका कितना रिक्वायर्ड होगा, देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है इसका, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n इंटू n+1/2 है। ओके, तो इसका 1 जो है वो इसके n इंटू n+1/2 से रिएक्ट करता है,
तो हमने कितना लिया था, हमने ए लिया था, तो ए कितने से रिएक्ट करेगा, कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, तो ए रिएक्ट करेगा ए इंटू एन प्लस एन प्लस 1/2 से, ठीक है, तो ये पूरे से रिएक्ट कर जाएगा। और इसका कितना बन जाएगा, इसका बन जाएगा ए एन। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास 10 ml था, उसमें N2 का कुछ था, इसका कुछ था और इसका कुछ था, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो रही है, दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। क्यों, या मैं बोल सकता हूं कोई भी लिमिटिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद जब हम CO2 पास कर KOH पास करते हैं तो उसको तो CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और KOH अगर CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक ही गैस बची रहेगी, और वो एक गैस जो बची रहेगी वो एक्चुअली N2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों खत्म हो रहे हैं, जो दोनों खत्म हो रहे हैं तो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट हमने लिया है, मतलब ओके। तो अगर इसका AML हमने लिया है तो इसका AML कितने से रिएक्ट करता है, A इंटू एन प्लस एन प्लस 1/2 से रिएक्ट करता है। और ये जो अमाउंट है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये बी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने B2 कितना लिया है, सॉरी O2 कितना लिया है, B लिया है, तो A और B के बीच में रिलेशन ये रहेगा। इसके अलावा A इंटू एन की वैल्यू क्या रहेगी, A इंटू एन की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी भाई, A इंटू एन इज CO2 का वॉल्यूम, और CO2 का वॉल्यूम देखो क्या होना चाहिए, 2 ml होना चाहिए। CO2 का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 2 ml। क्यों, बिकॉज KOH जब पास किया तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 2 ml था, KOH पास करने पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या था, 2 ml था। और KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, KOH जो है वो CO2 को ही एब्जॉर्ब करता है, ओके। तो जब भी KOH पास करने पर कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो CO2 का वॉल्यूम होता है वो, ओके। तो ये 2 ml CO2 का वॉल्यूम हो गया, तो देखो AN की वैल्यू 2 हो गई, ओके। तो यहां से देखो, यहां से फिर से अगर हम देखेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इज AN प्लस AN प्लस 1/2 इज इक्वल टू B। अब हमें पता है इसमें AN क्या है, AN क्या है, AN इज 2, ओके। सो इक्वेशन क्या मिलेगी, 2 प्लस 1, सॉरी दिस इज AN प्लस A, है ना, दिस इज AN प्लस A, हाँ। सो ये हमारे पास आ गया, तो इक्वेशन क्या हुआ ये, दिस इज 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे इसको तो 5 प्लस A इज इक्वल टू 2B, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास एक, 5 प्लस A इक्वल टू 2B, ओके। नाउ अब वो क्या बोल रहा है कि जब हम अच्छा KOH जो है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके अलावा ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो ये कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास जस्ट N2 बचा हुआ है। N2 कितना बचा है, 10 माइनस A माइनस B, N2 बचा हुआ है। अब इसमें हम पास कर रहे हैं क्या, H2, तो excess H2 was added and after the reaction the gas produced was absorbed by water causing a reduction in the volume of 8 ml। तो बाद में 8 ml का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, टू द रिमेनिंग मिक्सचर, जिसमें क्या है एक ही गैस थी, एक्सेस H2 ऐड किया, तो रिमेनिंग मिक्सचर क्या है, N2 है, तो N2 प्लस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, ये रिएक्शन हो रही है वहां पर, ओके। एंड N2 का वॉल्यूम क्या है, 10 माइनस A माइनस B है, N2 का वॉल्यूम क्या है, 10 माइनस A माइनस B। कहां पे 6 आएगा, एक मिनट, यस 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा उधर, सो दिस इज 6। हाँ, ना वापस इधर आते हैं, तो N2 और H2 का रिएक्शन हुआ, तो टू द रिमेनिंग मिक्सचर जिसमें एक ही गैस है,
excess H2 was added and after the reaction the gas produced after the reaction, मान लो इसका वैसे H2 जो है वो एक्सेस में है, H2 किस में है, एक्सेस में है, तो मान लो इसका जस्ट अमाउंट C ले लेते हैं, चलो तो इसका CML है और वो एक्सेस में है, ये 0 था। नाउ कंप्लीट रिएक्शन हुआ, ये लिमिटिंग है, पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना खत्म होगा, ये एक्सेस में है तो ये इतना खत्म होगा, हाँ H2 इतना बचेगा क्योंकि एक्सेस में था, ठीक है। इसके अलावा NH3 कितना बनेगा, तो 1:2 रेशियो है ना, तो 1:2 रेशियो है, तो 2 इंटू 10 माइनस A माइनस B, इतना NH3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन सी गैस एब्जॉर्ब की जाएगी, आफ्टर द रिडक्शन द गैस प्रोड्यूस्ड वाज एब्जॉर्ब बाय वाटर, आफ्टर द रिडक्शन द गैस प्रोड्यूस्ड वाज एब्जॉर्ब बाय वाटर, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, NH3 गैस प्रोड्यूस हुई थी ना, इसको वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर, और उसकी वजह से वॉल्यूम 8 ml कम हो जाएगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम है कितना होना चाहिए, 8 ml होना चाहिए, ओके। तो अब देखो हमारे पास दूसरा इक्वेशन यहां से क्या आ रहा है, तो 10 माइनस A माइनस B इज इक्वल टू 4 आ गया, ये हम बोल सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ओके। सो एक इक्वेशन ये आ गई, A प्लस B इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन थी 6 प्लस A इक्वल टू 2B या 2B माइनस A इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन है 2B माइनस A इज इक्वल टू 6, यही है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐड कर दें अगर इसको, तो 3B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो B आ गया 4, B 4 आ गया, तो A आ गया 2, क्लियर है क्या, हो गया क्या सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। What should be the gas produced after introduction of H2 in the mixture, अच्छा व्हाट, तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, फर्स्ट वाले का क्या है, तो H2 ऐड करने के बाद कौन सी गैस बनी, NH3 गैस बनी, है ना, N2 और H2 का। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ N2 प्रेजेंट इन द मिक्सचर, तो N2 क्या है, 10 माइनस A माइनस B, और A प्लस B का वैल्यू कितना था, ऑलरेडी हमें पता है A प्लस B वॉज 6, तो ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा। थर्ड वाला क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेन्ड आफ्टर द फर्स्ट कंबशन, ऑब्वियसली 0 ml, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कोई था ही नहीं, है ना, जो हमारे पास रिएक्शन हो रही थी ये कंप्लीट रिएक्शन हो रही थी, ओके, तो कोई O2 नहीं बच रहा था। एंड आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, अच्छा N की वैल्यू आई क्या, एक मिनट, N की वैल्यू अभी तक नहीं आई है, N की वैल्यू नहीं निकाली हमने, लेकिन हमें पता है A इंटू N क्या है, 2 है, तो A इंटू N जो है वो 2 है, बट A का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, A कितना आया, A जो है वो 2 आया था, तो N जो है वो क्या हो गया, 2/A या 2/2, तो 1 आ जाएगा, ओके। तो कौन सा होगा, CH4 हो जाएगा, हो गया क्या, यस। हाँ यस बोलो। सर डाउट नहीं है, लेकिन सर पैसेजेस वाले क्वेश्चन को मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि पैसेजेस वाले क्वेश्चन सर होते नहीं है बराबर से। अप्रोच तो क्या है, वही देखो ना क्या क्या दिया गया है, एंड देन आप मतलब वही कॉन्सेप्ट लगाओ यार, क्या क्या पैसेज में दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, उस हिसाब से अप्रोच कर लो। ओके सर। एंड सर नेक्स्ट लेक्चर आप क्या डिस्कस करेंगे, आप बोल दीजिए ना, तो फिर वो कंप्लीट करके रखेंगे।
तो नेक्स्ट वीक होगा ना, देखते हैं नेक्स्ट वीक अभी क्या डिस्कस होगा। ओके सर। मतलब ऑब्वियसली पूरा पूरा बुकलेट कंप्लीट करो अपने साइड से तो। हाँ यस सर, लेकिन मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में मतलब कौन सा पहले कौन सा बाद में, ऐसा? अभी तो मतलब वो तो तुम लोगों की डिमांड पे ही बेस्ड होगा ना यार, तुम लोग को क्या डिमांड है। जैसे मैं तो आज ही काफी लोग जो है इसका बोल रहे हैं, गेट इक्विप टू जेईई एडवांस वगैरह का भी बोल रहे हैं, बट काफी लोगों ने पहले का ही नहीं किया है। सो वैसे गेट इक्विप का मैं दूसरे बैच में डिस्कस करा चुका हूँ, तो उसका तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, गेट इक्विप और विंडोज का। ठीक है, क्योंकि इस वीक तुम्हारा आई थिंक संडे को टेस्ट है ना गैसेस का, तो रिकॉर्डिंग सेंड भी कर दूंगा मैं तुम लोगों को। हाँ और बोलो। तो ये पैसेज वाला पार्ट हो गया है, और किसमें डाउट है? और कोई डाउट नहीं है, क्या करें बोलो। हाँ यस बोलो। सर मतलब केमिस्ट्री के सर मतलब कॉन्सेप्ट तो पता चल जाता है क्वेश्चन में क्या यूज करना है, लेकिन सर कैलकुलेशन में सर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और अगर सर अप्रोक्सीमेशन करके किया तो मतलब बहुत ज्यादा अलग आंसर आने लगता है, तो सर। प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस अप्रोक्सीमेशन से कर लो कैलकुलेशन के लिए। बाकी करंटली थोड़ा यूज भी कर सकते हो कैलकुलेटर, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन लग रही है तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ओके बाकी सर। प्रैक्टिस जो है वही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस से ही होगा। सर इस टेस्ट के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करें? मतलब एफबीओ एफबीएस तो कर लिया है और पैसेजेस भी किए, कंप्लीट करो इसी ना में से जितना अपनी वापस। साइड से हो पाता है। फ्री ओके सर। फ्री फ्री क्यों छोड़ रहे हो, कंप्लीट करो पूरा बुकलेट। फ्री टाइम जब भी होता है तो करो ना, उसमें क्या करते हो। नहीं सर, फ्री टाइम नहीं होता है ना सर, दो दो चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का चल रहा है सर, बहुत सारा होमवर्क देते हैं। नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ तो जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से करो फिर, और क्या। ठीक है, और कोई डाउट है तुम्हें? ओके, तो बाकी लोगों को और कोई डाउट कुछ, या फिर सेशन एंड करें? ओके ठीक है, आरोन बैटरी डाउन होने वाली है, ठीक है जा सकते हो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी लोगों को भी आई थिंक कोई डाउट है नहीं, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। ओके, सो एंड कर देते हैं फिर, अगर किसी को नहीं है डाउट तो। एंड करें सेशन ना, कोई है जिसको डाउट है? चलो फिर।